विद्यार्थीगण, गाइडलाइन की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधूली में संकलित काव्य खंड, इस पर आधारित वीडियो सीरीज का यह तीसरा वीडियो है और हम इस वीडियो में काव्य खंड की तीसरी अंतिम कविता अक्षर ज्ञान पर चर्चा करेंगे और उसके प्रश्न और उत्तर जानेंगे। आप सबने कविता अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़िए ताकि आप इसका अर्थ जान सकें और इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर को सही तरीके से समझकर लिख सकें। यह कविता लिखी है कवित्री अनामिका ने। अनामिका जी के बारे में और इस कविता के बारे में जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं वे आपकी स्क्रीन पर इस तरह से हैं। आपको याद क्या क्या रखना है कि अनामिका जी, इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ है और ये वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में सत्यवती कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही इंग्लिश में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखती हैं। तो आपको इनकी हिंदी की कविता पढ़नी है। इनके पिता जो है श्यामनंदन किशोर, हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। ठीक है, ये अनामिका जी के बारे में विशेष बात यही है कि ये मतलब बिहार से संबंध रखती हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से। यह एक अच्छी बात है और प्रसिद्ध बात है ये। अब इनके काव्य संकलन के नाम देखिए। गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर और अनुष्टुप, ये 3 काव्य संकलन हैं जो अनामिका जी ने लिखे हैं। आलोचना इन्होंने जो लिखी है वो 2 आलोचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पोस्ट एलियट पोइट्री और स्त्रीत्व का मानचित्र। काव्य संकलन कहती हैं औरतें, इसका इन्होंने संपादन भी किया है। स्त्री विमर्श, वंचित जन के प्रति सहानुभूति इनकी कविताओं का मुख्य भाव है। और इनकी कविता जो अक्षर ज्ञान है, यह कविता कवि ने कहा कविता श्रृंखला से यहाँ संकलित है। समसामयिक कवियों की एक कविता श्रृंखला बनाई गई है, तो उस श्रृंखला से कवि ने कहा श्रृंखला का नाम है और उस श्रृंखला से अक्षर ज्ञान कविता आपको पढ़ने के लिए दी गई है। जो कवित्री हैं हमारी अनामिका, इनके बारे में एक विशेष बात है जो आपकी पाठ्यपुस्तक में नहीं दी गई है। इसके बारे में जानकारी, वो ये जानकारी है कि इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार को साहित्य और काव्य के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है भारत का, तो वह इनको प्राप्त हुआ है। और जब यह पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ तब से इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई है। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, इस संकलन के लिए इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आइए अब हम लोग इस अध्याय के प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नों के उत्तर आपको शब्द सीमा में देने हैं, लगभग 20 से 30 ऐसा प्रश्न में आपको मिलेगा लिखने के लिए। लेकिन आप सीमा को अधिकतम, प्रश्न सीमा, शब्द सीमा को लगभग 40-45 तक ले जा सकते हैं। 45 बहुत अधिक हो गया, लेकिन फिर भी आपको एक पूरा उत्तर लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। कोई भी अनावश्यक बात आपको नहीं लिखनी है। जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो शब्द सीमा स्वतः आपकी सही हो जाएगी अगर आप प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा और जो प्रश्न पूछा गया बस उसका उत्तर लिखते हैं, तो आपको कुछ भी विशेष नहीं करना है। तो प्रश्न संख्या 1 हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके पाठ का कि कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें वे कौन कौन सी हैं। इसका उत्तर इस तरह से लिखें कि कविता अक्षर ज्ञान में एक बालक के सीखने की यात्रा का वर्णन है। अगर आपने कविता पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। उसमें आपको एक बालक कैसे क ख ग घ अंग लिखना सीखता है, यह इसी का वर्णन किया गया है। तो आपको कविता का जो यह प्रश्न है इसका उत्तर इस तरह से लिखना है कि कविता अक्षर ज्ञान में एक बालक के सीखने की यात्रा का वर्णन है। और उपस्थितियाँ जो बताई गई हैं वो क्या क्या हैं कि पहले हम प्रयास करते हैं, विफलता मिलती है और अंत में विकास होता है। इन 3 उपस्थितियों के बारे में कविता में बताया गया है। सीखने की इस यात्रा में अनवरत प्रयास, विफलता और अंत में विकास, इन 3 उपस्थितियों के बारे में बताया गया। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। कवित्री ने कविता में क को किस तरह से चित्रित किया है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो जब आप कविता पढ़ेंगे तो पहले अनुच्छेद में ही है कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, आप
सबने कबूतर को फुदकते हुए ज़रूर देखा होगा। कबूतर कैसे फुदकता है, मतलब कैसे वह फुदकता है, ज़रा सा बस यहाँ से उड़ के थोड़ा सा बस वहाँ जाकर बैठ गया। तो वैसे ही बच्चा भी जब क को लिखता है तो वह पंक्तियों से लाइनिंग को थोड़ा सा बाहर खींच देता है। अपने बच्चों को भी क लिखते हुए देखा होगा। तो ये वही बात है। अगर आप कल्पना कर पाएँ तो कबूतर को फुदकते हुए और बच्चे को क लिखते हुए देखें तो आप इस पंक्तियों से रिलेट कर पाएंगे। तो इसका उत्तर आपको किस तरह लिखना है कि कविता अक्षर ज्ञान में क की तुलना कबूतर से की गई है। कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार कोई कबूतर जरा सा फुदकता है उसी प्रकार बच्चा क को लिखते समय इसे कॉपी की पंक्तियों से जरा सा बाहर लिख देता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, खालिज बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? तो सीधा उत्तर है आपकी कविता में लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है बस आपको वही उत्तर लिखना है कि कविता अक्षर ज्ञान में खालिज बेचैनी खरगोश की है। बेचैनी का क्या अभिप्राय है? बेचैनी का अभिप्राय अत्यधिक खुशी या उत्साह से है। आप सबने खरगोश को उछलते कूदते हुए ज़रूर देखा होगा। आपको पता है खरगोश क्यों उछलता है? वह बेवजह उछलता है, खुशी में उछलता है, बस वह उत्साह में उछलता है और वह उसके उछलने कूदने के पीछे कोई रीज़न नहीं होता। इसे बिंकी होना कहते हैं, BINKY, बिंकी। खरगोश बिंकी होता है, मतलब वे बेवजह इधर उधर खुशी में उछलते रहते हैं। तो बच्चे की जो यहाँ पे खुशी है उसकी तुलना कवित्री ने खरगोश की खुशी से की है। और कवित्री के अनुसार सीखने की अत्यधिक खुशी में बच्चा ख को कॉपी की पंक्ति से नीचे लिख देता है। प्रश्न का उत्तर आप स्क्रीन पे अच्छे से देखकर लिखिए। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 4 है कि बेटे के लिए अंगा क्या है और क्यों? इसका उत्तर भी आपकी कविता में ही स्पष्ट रूप से दिया गया है कि बेटे के लिए अंगा माँ और बेटे के समान है, क्योंकि अंगा के ड को वह माँ समझता है और उसके बगल के बिंदु को गोदी में बैठा हुआ बेटा समझता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है? बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं? बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर भी आपकी कविता में ही स्पष्ट रूप से है कि अंगा लिखने की अनवरत कोशिश में बेटे के आंसू आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वह अंगों के ड और बिंदु को अलग अलग समझता है और उन्हें एक साथ नहीं लिख पाता। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में आइए। प्रश्न संख्या 6 आपके लिए है, कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का क्यों प्रयोग करती हैं? स्पष्ट कीजिए। शायद का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? शायद ऐसा हुआ हो, मतलब कोई बात जो निश्चित नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम वह बात कहते हैं तो संभावना को दर्शाने के लिए हम शायद अव्यय का प्रयोग करते हैं। तो बस यही बात आपको उत्तर में लिखनी है कि कविता के अंत में एक प्रकार की संभावना को दर्शाने के लिए कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग करती हैं। विफल होने पर निकलने वाले आंसू हमें विकास करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं, जैसा कि कवित्री ने अपने अंतिम अनुच्छेद में कहा है। तो कवित्री ने यह संभावना व्यक्त की है कि विफलता के ये आंसू शायद सृष्टि के आरंभ से ही विकास कथा के प्रथम अक्षर हैं। देखिए, सृष्टि के आरंभ की बात कवित्री कह रही हैं, लेकिन क्या कवित्री सृष्टि के आरंभ में थी? नहीं थी। तो वे एक संभावना बता रही कि हो सकता है शायद ऐसा ही हो कि विफलता के आंसू ही विकास कथा के प्रथम अक्षर हों। तो वे संभावना बताने के लिए शायद अव्यय का प्रयोग करती हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है? विचार करें। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिए। अंतिम अनुच्छेद में आपको इसका उत्तर मिलेगा कि कविता के अनुसार कोशिश करने पर भी जब विफलता मिलती है तब दुख में आंसू छलक जाते हैं, लेकिन यह विफलता और आंसू ही विकास की तरफ पहला कदम है। इस प्रकार कविता सांत्वना और आशा जगाती है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या में शब्द सीमा आपको लगभग 100 शब्दों में लिखना है। और कैसे लिखना है? प्रसंग में, संदर्भ में और फिर अंत में व्याख्या करनी है। तो पहले काव्यांश पढ़िए। गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ घ। ये काव्यांश है आपकी कविता से लिया हुआ। तो कैसे लिखना है? प्रसंग में आप लिखिए कि कहाँ से ली हुई है कविता, कहाँ पे संकलित है। तो यहाँ लिखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता अक्षर ज्ञान, जो कि कवित्री अनामिका द्वारा रचित है, उससे उद्धृत है। ठीक है। अब संदर्भ में आपको क्या लिखना है, किस विषय में है, कि यह जो काव्यांश है यह किस विषय में है।
तो प्रस्तुत काव्यांश बच्चे के अक्षर ज्ञान सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में है। मतलब बच्चा जब अक्षर ज्ञान सीखता है तब उस समय जो बात हो रही है उसके संदर्भ में यह काव्यांश है। अब इसकी व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या देखिए, काव्यांश में जो छिपा हुआ अर्थ है, जो छिपी हुई बात है, उसको समझकर आपको उसको लिखना है। तो इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तब आपको इस तरह से, जो सामने आपके स्क्रीन पे उत्तर दिख रहा है, इस तरह से आप इसके अर्थ को समझ सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ने बच्चे के अक्षर ज्ञान सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहा है कि बच्चा ग को इस प्रकार तोड़ कर लिखता है जैसे गमला टूट रहा है। देखिए, ग में ये जो खड़ी पाई है और ग का ये आधा हिस्सा, ये अलग अलग है। बच्चों को आपने लिखते हुए देखा होगा, वे ग का ग की खड़ी पाई को अलग इस तरह से लिख देते हैं और ग के इस हिस्से को अलग लिख देते हैं। तो ये जो तोड़ कर लिखने की बात है, इसको कवित्री ने गमले के टूटने से जोड़ा है। और घ को देखिए, घ में पेंसिल को घुमाया जाता है। तो बच्चा, बहुत सारे बच्चों को देखा होगा आपने, घ जब बच्चे लिखते हैं तो घ जो घूम रहा है उसको 2-3 बार घुमा देते हैं। तो इसी बात को आपको यहाँ पर लिखना है कि घ को लिखने में उसकी पेंसिल, यानी कि बच्चे की पेंसिल पंक्तियों के बीच अधिक देर तक घूमती है जैसे घड़ा लुढ़क रहा हो। तो यह इस काव्यांश की एक उचित और उपयुक्त व्याख्या है। और विशेष में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो विशेष में आप लिख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री ने काव्य में रोचक बिंब का निर्माण किया है। तो रोचक बिंब, गमले सा टूटता हुआ ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ ग, यह एक रुचिकर है। रुचिकर चित्र आपकी नज़र में बन रहा है। आप जब सोच इमेजिन करेंगे आप, तो गमले का टूटना, घड़े का लुढ़कना आप अपनी कल्पना में देख पाएंगे। तो आप यहाँ पे विशेष में लिख सकते हैं कि उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री ने काव्य में रोचक बिंब का निर्माण किया है। तो यह आपके अक्षर ज्ञान कविता के पाठ में सभी 8 प्रश्नों का उत्तर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और अगर आपको इस कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और वीडियो सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। लगे रहिए वीडियो देखने के लिए, और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं ढेर सारे धन्यवाद के साथ।